नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश चाप प्रश्नों में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं आपके सामने एक नए विषय को लेकर। दरअसल यह विषय हम आपके सामने इसलिए ले आए कि कुछ लोगों का विशेष आग्रह था कि आज की एक समस्या है, वर्तमान समय बहुत लोगों की समस्या आ रही है कि शादी के बाद संतान नहीं होना और शादी के कई वर्षों के उपरांत भी संतान नहीं होता है। और लोगों द्वारा, ज्योतिषों द्वारा बताया जाता है कभी कभी कि हमारी दशाएं अंतर्दशाएं आ रही हैं, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यह कभी कभी समस्या आती है कि दशा अंतर्दशा चले तब भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस विषय में आज मैं आपके सामने एक अपना मत रखूंगा, एक अपनी स्टडी रखूंगा। ठीक है, कि जो किसी हमने किताबों से ही इसको लिया है, जो हमारे शास्त्रों में या हमारे मूल किताबों में ही इसका वर्णन है कि सबसे पहले हमें किसी की कुंडली देखें, दाम्पत्य की कुंडली देखें, तो हमें सबसे पहले यह देख लेना चाहिए कि क्या दाम्पत्य में स्त्री या पुरुष को, ठीक है, के अंदर प्रजनन क्षमता है। अगर दोनों में से किसी एक के में प्रजनन क्षमता नहीं है तो हम दशा अंतर्दशा आए तब भी हम ये कह सकते हैं कि संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। हाँ, अगर उसका कुछ डॉक्टरी उपचार कराया जाए, कुछ चिकित्सक से मिला जाए और चिकित्सीय उपचार पूरा हो जाए तो दशा अंतर्दशा आए तो हम कह सकते हैं कि संतान की प्राप्ति होगी। तो आज का विषय यही है कि स्त्री या पुरुष में प्रजनन क्षमता देखने के नियम। इस एपिसोड में हम केवल नियम बताएंगे और इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसको प्रैक्टिस कराऊंगा, इसको बताऊंगा कि कैसे देखते हैं। क्योंकि एपिसोड बड़ा ना हो जाए, यह ध्यान देने की बात है। यह काफी लोगों का आग्रह है कि एपिसोड थोड़ा छोटा होगा तो हमें समझने और बार बार इसको करने में, ठीक है, अभ्यास करने में भी सुविधा होगी। तो कुछ लोगों का सलाह मानते हुए ये विषय हमने प्रारंभ किया है और हम इसको कुछ आगे के एपिसोड में कवर करेंगे कि संतान के बारे में हम कैसे देखें, संतान को कैसे हम कुंडली में समझें। ठीक है, संतान कब होगी, संतान होने के क्या योग हैं और संतान कब प्राप्त नहीं होगी, इन सब विषय में विस्तृत चर्चा मैं करूंगा। तो आइए देखते हैं, स्त्री या पुरुष में प्रजनन क्षमता देखने के एक नियम है जिसे कहते हैं कि हम पुरुषों में बीज स्फुट देखते हैं और स्त्रियों में क्षेत्र स्फुट देखते हैं। ये दोनों हम कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेशन के बाद, ठीक है, जो हमने नियम नीचे लिखे हैं, अगर ये नियम फॉलो करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पुरुष या स्त्री में प्रजनन क्षमता है कि नहीं है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देते हैं, ये समझ लेते हैं कि गुरु ग्रह जो होता है किसी भी कुंडली में संतान का कारक होता है, अतः हम इसे कंसीडर करेंगे। ठीक, इसको हम क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट में इसको हम लेंगे। दूसरा, प्रजनन का जो कारक होता है वह शुक्र होता है। प्रजनन का जो कारक होता है वह शुक्र होता है। इसको भी हम ठीक है, हम किस में ले देंगे, इसको हम बीज स्फुट में लेंगे। फिर क्या है कि गर्भाधान के कारक जो होते हैं वो सूर्य होते हैं। ठीक, और रक्त स्वस्थ के कारक ठीक है, जो रक्त के कारक होते हैं वह होते हैं मंगल, और बच्चा धारण करने के जो कारक होते हैं वह होता है चंद्रमा। इन्हीं चीजों को हम कैटेगरी वाइज कर लेते हैं कि पुरुष की कुंडली में हम सूर्य, शुक्र और गुरु, अर्थात सूर्य का मतलब होता है जो गर्भाधान के जो कारक होते हैं सूर्य, और शुक्र जो होते हैं प्रजनन के कारक, और गुरु जो होते हैं संतान के कारक, वह पुरुष की कुंडली से देखते हैं। इनके भोगांशों को हम जोड़ लेंगे। सबसे पहले कुंडली में इनके भोगांशों को हम जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे वो थोड़ा सा हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि इस पुरुष की कुंडली में सूर्य, शुक्र और गुरु, इन तीनों को भोगांश को अगर हम जोड़ लेंगे, अगर 360 से ज्यादा है तो हम इसमें 360 घटा देंगे और फिर जितने अंश बचे हैं उसको हम एक नंबर राशि से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि कुंडली में, ठीक है, कि जो अंश बचा हुआ है वह किस भाव में या किस राशि में आ रहा है, किस राशि में आ रहा है, इस पर ध्यान देंगे। उसी को हम कहते हैं बीज स्फुट। क्षेत्र स्फुट क्या होता है, स्त्री की कुंडली में
चंद्रमा, मंगल और गुरु। ठीक जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, चंद्रमा आपका जो होता है बच्चे धारण करने का कारक होता है, मंगल जो होता है रक्त का कारक होता है, और गुरु जो होता है वह संतान का कारक होता है। इन तीनों के भोगांशों को हम जोड़ लेंगे। अगर 360 से ज़्यादा आ रहा है तो 360 इसको घटा देंगे। जो अंश बचेगा उसको हम राशियों में बैठाएंगे। राशियों में जो बैठाएंगे, जो जिस राशि में वह आएगा वह हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्र स्फुट कहलाता है। तो हमारी कुंडली में कहीं न कहीं किसी राशि में क्षेत्र स्फुट और भाव स्फुट आ जाते हैं। अब देखते हैं, यदि बीज स्फुट जो होता है विषम राशि में आए, ठीक, बीज स्फुट किस में निकालते हैं, पुरुष की कुंडली में। यदि बीज स्फुट विषम राशि में आए और विषम नवांश में हो, उसका हम नवांश में देखते हैं कि नवांश में हमारे बीज स्फुट कहाँ आएगा। अगर वहां भी विषम नवांश में हो और उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो बीज में बल होता है। हम ऐसा कह सकते हैं, हम ऐसा कहते हैं कि पुरुष जो है प्रजनन की क्षमता है पुरुष में। यदि क्षेत्र स्फुट की बात करें तो क्षेत्र स्फुट आपका जो है सम राशि में आए और सम नवांश में आए और उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो हम कहते हैं स्त्री में प्रजनन क्षमता है। अगर यह ऐसी करनी, कुछ और बातें हैं कि बीज और क्षेत्र स्फुट पर बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। हमको ये ध्यान देना चाहिए, चाहे बीज स्फुट निकाले चाहे क्षेत्र स्फुट निकाले, दोनों पे बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। और क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट दोनों जो है मारक राशि में नहीं होने चाहिए, भले ही वह आपस में मित्र क्यों ना हो। तो मारक राशि में क्षेत्र स्फुट नहीं आने चाहिए। और इन दोनों स्थानों में जहाँ पे बीज स्फुट आए, जहाँ पे क्षेत्र स्फुट आए, वहां पे राहु की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर ये नियम फॉलो होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो है स्त्री और पुरुष में दोनों में प्रजनन क्षमता है। उसके बाद हम भाव, भावेश और कारक को ध्यान देते हैं कि कब हमको समस्या आएगी और कब हमें जो है संतान की प्राप्ति होगी। आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। हमें कुंडली लेंगे, उसकी